नमस्कार विद्यार्थियों, आपको स्वागत है फिर से बाल विकास चैनल पर। और आज टॉपिक है केंद्र सरकार। आज टॉपिक कौन सा है? केंद्र सरकार। आपको मैं बता दूं, ये कक्षा 12 का लेसन नंबर 3 है और वहीं क्लास 10th में लेसन नंबर 6 है। यहाँ टॉपिक है राष्ट्रपति और यहाँ टॉपिक है केंद्र सरकार। तो अपने दोनों टॉपिक को साथ लेकर चलेंगे। 10वीं क्लास के विद्यार्थियों को फायदा होगा कि उन्हें एक्स्ट्रा ज्ञान मिलेगा और वहीं क्लास 12वीं को इजी तरीके में समझ आ जाएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 3, केंद्र सरकार। तो पहले बात करते हैं सरकार की। तो सरकार के 3 मुख्य अंग हैं, उन्हें बांटा गया है व्यवस्थापिका, नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। नंबर 3 न्यायपालिका। देखिए अभी अपन थोड़ा बेसिक टॉपिक कर रहे हैं और टॉपिक भी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्यों? टॉपिक वाला होगा राष्ट्रपति। तो पहले करते हैं बात इस बेसिक सी बात पर कि व्यवस्थापिका क्या होता है। तो ध्यान रखना, इसका मुख्य कार्य होता है कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण करना। और वहीं बात करें कार्यपालिका की, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका कार्य है कानून को क्रियान्वित अथवा लागू करना। वही बात करें न्यायपालिका, तो उसका काम क्या है? कानून व्यवस्था बनाए रखना, संविधान विरुद्ध कानून को अमान्य घोषित करना। इसमें क्या होता है? अगर सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बना दिया जाए जो क्या हो, संविधान की व्यवस्थाओं के खिलाफ हो, तो न्यायपालिका है उस कानून को रद्द कर सकती है। अब करते हैं बात इनके बारे में विस्तार से। तो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। ये तीनों ही अंग हैं, वो केंद्र और राज्य दोनों ही जगह होते हैं। अब इन दोनों जगह में इन अंगों को क्या क्या नाम दिया गया है, करते हैं बात। केंद्र और राज्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और कौन सी है? राज्य सरकार। बात करें केंद्र की, तो केंद्र में व्यवस्थापिका के अंग कितने हैं? इतना एक मिनट थोड़ा सा आपको व्यवस्था कर दूं, वरना आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा। इस तरह से करते हैं। देखिए इसमें आएगा व्यवस्थापिका में संसद और राष्ट्रपति। देखिए आपसे पूछ ले कि संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के अंग हैं 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये क्या है? तीनों संसद के अंग हैं। संसद के अंग हैं। विद्यार्थियों आप बता दूं, यहां एक सवाल ये बनता है कि संसद के कितने भाग हैं या कितने सदन हैं। आपसे पूछ ले संसद के कितने सदन हैं, संसद के कितने सदन हैं, तो उत्तर आएगा 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। पूछे आपसे अंक कितने हैं, तो उत्तर आएगा कितना? 3। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
पूछ ले आपसे कि संसद के कितने सदन हैं, तो उत्तर आएगा 2, लोकसभा और राज्यसभा। ये थोड़ा डिफरेंस है। अक्सर एग्जाम में, खासकर कंपटीशन एग्जाम में, विद्यार्थी इन सवालों में थोड़ा उलझ जाते हैं कि भाग में और अंग में कितना अंतर है। तो अभी आप तो नोट कर लीजिए रहा कि मैं यहाँ से कुछ अभी मिटाऊंगा अभी। तो इस तरह से व्यवस्थापिका के केंद्र में देखें भाग तो 2 हैं, संसद और राष्ट्रपति। वहीं बात करें इसको राज्य में, तो यहां भी 2 भाग हैं, विधानमंडल और राज्यपाल। विधानमंडल और राज्यपाल। यहां विधानमंडल के 2 होते हैं सदन, एक को बोलते हैं विधानसभा, एक को बोलते हैं विधान परिषद। विधान परिषद। देखिए, विधानमंडल और विधानसभा, भारत के 28 राज्य और 2 केंद्र शासित में विधानसभा है। कुछ विद्यार्थी समझेंगे कि इंडिया में तो 29 स्टेट हैं और मैं 28 क्यों बोल रहा हूँ। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, पिछले साल 2019 में अगस्त के महीने में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसलिए वर्तमान में 28 राज्यों में क्या है, सरकार है या विधानसभा है। किसमें? 28 राज्यों में और 2 केंद्र शासित में। 2 क्या है? केंद्र शासित हैं। तो विद्यार्थियों में आपसे कमेंट चाहूंगा कि ये 2 केंद्र शासित राज्य कौन से हैं। आप में कमेंट कर बता सकते हैं कि ये केंद्र शासित राज्य कौन से हैं, ठीक है। तो और बात करें विधान परिषद की, तो ये सिर्फ 6 राज्यों में है। ये सिर्फ कितने में है? 6 ही राज्यों में है। ये सभी राज्यों में नहीं है, ये सभी राज्यों में है। सिर्फ क्या है? 6 ही राज्यों में है, ठीक है। पर अभी अपना टॉपिक ये नहीं है, अपने इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कभी। हाँ, और कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल जानते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है प्रतिनिधि, जो राज्यों में शासन व्यवस्था को संभालता है। इसके बाद करते हैं बात कार्यपालिका। इसके बाद करते हैं बात कार्यपालिका। तो यहां कौन होता है? यहां होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद। देखिए, राष्ट्रपति दोनों ही भागों में है। राष्ट्रपति क्या है? दोनों ही भाग्यों में है। वहीं बात करें राज्य की, तो राज्य में आप देखिए, यहां आप बताइए मुझे कि यहां प्रधानमंत्री है, ठीक वही कार्य राज्य में कौन करता है? मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री। यहां राष्ट्रपति है तो यहां कौन होगा बताइए? राज्यपाल। और यहां भी क्या है? मंत्रिमंडल है। अब करते हैं बात न्यायपालिका के। तो न्यायपालिका वैसे तो आप जानते हो कई भागों बंटी हुई है, पर यहां बात हो रही है सेंटर की। तो सेंटर में क्या होता है? यहां होती है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, इसे भारत की सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, इसे सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। तो न्यायपालिका है, इसे भी 2 भाग में बांटा गया है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। कहां पर है ये? नई दिल्ली में है। कहां पर है ये? नई दिल्ली में है। वहीं बात करें उच्च न्यायालय की, तो यहां क्या होता है? राज्यों में उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय, इसे हाई कोर्ट बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट।
और अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट अलग अलग बनी हुई है। ठीक है ना। तो ये था अपना सरकार का टॉपिक, इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना आज टॉपिक राष्ट्रपति। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो करते हैं आगे बात राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के बारे में टॉपिक करें स्टार्ट, तो थोड़ा सा अपना गौर करते हैं भारत के हिस्ट्री पर। तो इंडिया का पहला राष्ट्रपति कौन था? इंडिया का, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करें पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। बात करें वर्तमान राष्ट्रपति की, वर्तमान राष्ट्रपति तो कौन है वर्तमान में? डॉक्टर रामनाथ कोविंद। तो आपको ये तीन तो याद होनी चाहिए। पहला कौन था, वर्तमान में कौन है, ये दो तो कम से कम आप याद रहनी चाहिए। तो पहला कौन था? राजेंद्र प्रसाद। अब कौन है? रामनाथ कोविंद। ये आपको पहले और वर्तमान तो आपको ध्यान होने चाहिए, ताकि आपको याद रहे कि इंडिया की हिस्ट्री कुछ याद रहे। इसमें बहुत सारे और टॉपिक आते हैं, पहला सिख कौन था, मुस्लिम कौन था, तो इस तरह बहुत से और टॉपिक बीच में आ जाते हैं। तो करते हैं बात राष्ट्रपति की ओर। तो राष्ट्रपति क्या होता है? देश का संवैधानिक मुखिया, देश का संवैधानिक मुखिया। इसके अलावा भारत का फर्स्ट नागरिक, भारत का पहला नागरिक है, वो राष्ट्रपति को ही माना जाता है। तीनों सेनाओं का सेना अध्यक्ष भी राष्ट्रपति ही होता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति की हम कर रहे हैं शुरुआत। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, पद की योग्यता। तो पद की योग्यता में है नंबर 1 बात, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, भारत का क्या हो? नागरिक हो। नंबर 2, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। नंबर 3, पागल या दिवालिया नहीं हो, पागल या दिवालिया नहीं हो। नंबर 4, संसद सदस्य की सभी योग्यताएं पूर्ण करता हो। निर्वाचन की समस्त योग्यताएं पूर्ण करता हो। और 5वीं और खास बात, पद के लिए 50 प्रस्तावक व
50 अनुमोदक होने चाहिए। तो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना कोई इजी नहीं है। इसके लिए कम से कम आपके पक्ष में 50 सांसद आपके नाम क्या करें, प्रस्तावक बने। प्रस्तावक में होता है वो आपके नाम को आगे बढ़ाएं या संसद में बताएं कि अगले चुनाव में हमारी ओर से हम 50 बंदे चाहते हैं कि हमारी ओर से ये व्यक्ति चुनाव लड़े। और फिर 50 क्या उसका क्या करें, अनुमोदन होता है कि जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव को वह टेबल को बजाकर इस तरह से उस बात को स्वीकार करें, उसे बोलते हैं अनुमोदक। तो ये थी राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। अब बढ़ते हैं आगे। तो बात करते हैं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ बोलते हैं कि जब चुनाव हो जाता है, चुनाव हो जाने के पश्चात जो राष्ट्रपति पद पर पहुंचता है तो उस व्यक्ति को उस पद की शपथ या कसम कौन दिलाता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब आता है बात, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो किसे सौंपता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है। ये भी इसमें बात आ जाती है। इसके बाद बात करें कि राष्ट्रपति चुनाव में, राष्ट्रपति पद के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। भाग लेता है तो लोकसभा व राज्यसभा तथा समस्त राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भाई देखो यहाँ पर एक बात आप गौर नहीं की कि निर्वाचित शब्द आया है। निर्वाचित मीन्स क्या होता है, चुनाव द्वारा जीत कर आया हो, चुनाव द्वारा जीत कर आया हो, उसे बोलते हैं निर्वाचित। और कुछ सवाल और मेरे मन में हो रहे हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। एमपी से बोलते हैं लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य क्या कहलाते हैं, एमपी। एमपी मीन्स क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये बात करें विधानसभाओं की, तो यहाँ क्या होता है, एमएलए। ये बोलते हैं इसको विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य बोलते एमएलए। एमएलए मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी आप आम भाषा में बोलते हो विधायक जी, विधायक महोदय। इसे आप सांसद भी बोलते हो, हमारा सांसद कौन है। तो विद्यार्थियों बताओ भाई, जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, बताओ भाई आपके इलाके में या आपके इलाके में एमएलए कौन है, एमपी कौन है, उनके बारे में आप में कमेंट कीजिए, बताइए आपके इलाके का एमएलए या एमपी
कौन है, वो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, ताकि हमें ध्यान पड़े कि हमारी ये वीडियो राजस्थान के कौन कौन से कोने में जा रही है, हमें ध्यान पड़े। हाँ, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक, अभी देखो, अभी कई विद्यार्थी मन में सवाल आ रहा होगा कि एमएलए तो बहुत होते हैं, तो फिर उनके वोट की भी कीमत बहुत होगी। तो आपको बताऊं मैं, एक एमएलए का वोट है, एक एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होती है। राष्ट्र चुनाव में एक एमएलए का वोट एक नहीं होता, उसकी वैल्यू होती है। वो कैसे, देखो, राज्य की कुल जनसंख्या कौन सी वोट करने वाली होगी, बट्टा में राज्य के कुल एमएलए या विधायक डिवाइड बाय 1000। इस तरह से एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकलती है। वही बात करें एक एमपी के वोट की वैल्यू, एक एमपी के वोट की वैल्यू, ध्यान रखना कि सर्वाधिक एमएलए वोट वैल्यू यूपी की है, क्योंकि वहां क्या है, जनसंख्या भी क्या है, ज्यादा है। एक एमपी के वोट की वैल्यू कैसे होगी, तो सभी विधायकों के वोट का योग बट्टा में समस्त निर्वाचित सांसद की संख्या, सांसदों की संख्या, और जो उत्तर आएगा वो एक एमपी के वोट की वैल्यू होगी। तो यहां हम देखें कि राष्ट्र चुनाव है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। तो विद्यार्थियों को समझ में आएगा नहीं कि चुनाव प्रक्रिया है वो क्या होती है, प्रत्यक्ष होती है या अप्रत्यक्ष होती है। तो विद्यार्थियों बता दो मैं, ये होती है अप्रत्यक्ष प्रणाली। क्या होती है, अप्रत्यक्ष प्रणाली। और इसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा वोट प्रदान करते हैं। अब आप पूछोगे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है। अभी अब अपने कितना, एक एमएलए का वोट मूल्य, एमपी का वोट मूल्य, उसी को ही बोला गया एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो उसके द्वारा क्या जो वोटिंग होती है उसे ये एकल संक्रमणीय बोलते हैं। इस तरह से राष्ट्र चुनाव होता है। फिर क्या होगा, फिर वोटिंग होगी। और बाई चांस आप सोच रहे हो, अगर देखिए इसमें यही बात बोली गई है कि 51% वोट लेने वाला ही, वोट प्राप्त करने वाला ही राष्ट्रपति बनेगा, करने वाला राष्ट्रपति बनता है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बाई चांस 3 बंदे चुनाव में खड़े हो जाएं तो क्या होगा। तो ध्यान रखना कि ऐसी एक बार हो चुका है, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, जो व्यक्ति रहेगा, देखो जो भी एमएलए एमपी वोट करते हैं तो उनसे उनकी सेकंड चॉइस पूछते हैं। जब क्या हो, 3 बंदे चुनाव खड़े हों तो उनसे उनकी सेकंड चॉइस पूछते हैं। अगर बाई चांस क्या हो, तीनों के पास 40, 42, 45 ऐसा हो जाए तो क्या होगा, जो व्यक्ति रहेगा नंबर 3 पर उसके वोट को फर्स्ट और सेकंड को बांट दिया जाएगा। कैसे, जो उसको वोट मिले, जिन जिन बंदों ने उसको सेकंड चॉइस भरी है उनको वो सारे वोट दे दिए जाते हैं। इस तरह से भी क्या है, चुनाव का फैसला निकाला जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियां। तो विद्यार्थियों में चाहूँगा कि राष्ट्र शक्तियाँ हैं वो अपने नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो थोड़ा समझ में आई है तो आप बताइए, कहीं भी कोई आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें हमें दिक्कत आ रही है या समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, समझने वाला टॉपिक है। क्यों एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे सवाल 10वीं और 12वीं के साथ साथ आपके कंपटीशन लेवल में बनते हैं। तो इस टॉपिक को आप बार बार देखिए ताकि क्या हो, आपकी टॉपिक क्लियर हो जाए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।